नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए कंट्रोल रूम, जोड़िए हेमंत जी को फटाफट स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। चुनाव आयोग की मनमानियां और उन मनमानियों के सबूत अब ढेर लग चुके हैं। सामान्य बहस हो या राजनीतिक दल कागज पत्तर लेके खड़े हों, अखिलेश यादव पे 18,000 जिंदा सबूत हों, आगे चर्चा में हम बताएंगे। सब पर खामोशी है, चारों तरफ खामोशी है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, हर जगह खामोशी है, क्योंकि सबको पता है कि इसके इशारे पर ये चुनाव आयोग नाच रहा है। ये इतने ठोक करके अगर हम कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ वजह है, और सिर्फ हम नहीं कह रहे, सिर्फ न्यूज लॉन्चर नहीं कह रहा है। राहुल गांधी अब एटम बम फोड़ने के लिए तैयार हैं, एटम बम फोड़ने के लिए। अब एटम बम जरूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही फूटे। जब ठोस 100% कंक्रीट सबूत होते हैं हाथ में, और उसमें एक बड़े साजिश के सूत्रधार और मास्टरमाइंड उसकी गिरफ्त में होते हैं, तो वो एटम बम होता है। और चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के कर्ता धर्ताओं के खिलाफ अब 6 महीने की मशक्कत के बाद अपनी टीम से जांच करवाकर राहुल गांधी ने 100% पुख्ता सबूत जुटा लिए। और राहुल का ये दावा है कि ये सबूत, जो सबूतों का एटम बम है, जब ये फूटेगा तो चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा। चुनाव आयोग के अफसरों को या तमाम अफसरों को, जो भी आज की तारीख में रीढ़-विहीन हैं, उनको लगता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो वाकई अजर अमर अविनाशी है, वो बचाएगा। कई बार चुनाव आयोग की चर्चाओं में हेमंत जी ने भी कहा है कि बड़ी इम्यूनिटी दे दी है मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को। उनके किसी भी फैसले पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है, उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है, कुछ उन पर एक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर राहुल गांधी ने बड़ी चुनौती के साथ कहा है कि कहीं भी भाग नहीं पाएंगे। ये रिटायर हो जाएंगे तो भी नहीं भाग पाएंगे। और ये अंदाज और अंदाजे बयां ये बिल्कुल पुख्ता करता है कि अब चाहे रिटायर हो जाए ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार, तो हो ही गए, ये भाग नहीं पाएंगे। फिल्मों में आपने देखा होगा, विलन को लगता है कि वो उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आखिर में भागते भागते हांफ जाता है, गिरता है, नाक फूटती है, मुंह फूटता है, सब होता है। ये भाग नहीं पाएंगे और ये सबूत जेल पहुंचाएंगे इनको। मैं बस राहुल गांधी की छोटी छोटी 2 बाइटें आपको सुनवा देता हूं, ताकि आपको अपने कान पर पूरा भरोसा हो जाए, हमारे कहे पर न हो तो वो सुन करके, और फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। 2 क्लिप है, एक छोटी क्लिप है, पहले वो वाली सुनवा दीजिए। ये 32 सेकंड सुनिए पहले आप। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी नीचे जो बाबू टाइप लोग हुक्म फरमानी कर रहे हैं, उनसे लेकर और टॉप वाले पर कहीं भी भागेंगे आप, हम छोड़ेंगे नहीं, खोज निकालेंगे। जरा दूसरी बाइट चलाइए, दूसरी बाइट चलाइए फटाफट। बोला है वोट चोरी हो रही है, और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी कर रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में
सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं होगी। ये फटेगा तो इलेक्शन कमीशन दिखेगा नहीं। ये जो पहली 32 सेकंड वाली क्लिप आपने सुनी ना, वो 32 सेकंड ने ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ा दी है। और ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ी है, राजीव कुमार का हिमालय वाला प्लान कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं खाली इन्हीं की नींद उड़ी है, राजीव कुमार ने ही तो नींव डाली थी उस पर। ये बेईमानी की हवेली तैयार कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। सीधा हेमंत भाई की तरफ चलते हैं। हेमंत भाई, ये जो एटम बम है, इस एटम बम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या अंदर की? पहले यही मुझे भी नहीं पता कुछ है कि नहीं, कुछ है अंदर का इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत भी हो, क्लू भी हो तो थोड़ा आना चाहिए पब्लिक डोमेन में। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। इस बारे में हमने, अगर आपको ध्यान हो, 4 दिन पहले मैंने बिल्कुल खुल के बताया था। और ये एक एटम बम है कर्नाटक की बेंगलोर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का। और ये एटम बम ऐसा है जो इस देश के लोकतंत्र की डिफाइनिंग मूवमेंट पे ला करके खड़ा करती है, जिसको आप निर्णायक पल कहते हैं ना। 1952 से लेकर के आज तक पहला इलेक्शन और अब तक का ये डिफाइनिंग मूवमेंट क्यों है? ये डकैती चल रही है वोटर लिस्टों के हिसाब से, और जो सत्ता की डकैती और जिस तरीके से चुनाव को हथियाया जा रहा है। आप 11 साल से अपेक्षा कर रहे थे कि लोकतंत्र की लड़ाई सड़कों पर कब आएगा, तो वो डिफाइनिंग मूवमेंट आ गया। 5 अगस्त को पहले आप बेंगलुरु में देखेंगे और रक्षाबंधन से अगले ही दिन आपको सारा बिहार में दिखाई देगा, जब सड़कों पर विपक्ष दिखाई देगा और चुनाव आयोग की धांधलियों के खिलाफ निकलेगा। दर्शकों के लिए बता दूं, जब लोकसभा का रिजल्ट आया तो राहुल गांधी कर्नाटक के परिणाम को लेकर के बड़े बेचैन थे। और ये हुआ कि भाई इस सारे पे कोशिश की जाए कि जो वोटर लिस्ट है उनको डिजिटल कहीं मिल जाए तो अपन तुरंत उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करा लें। वो फॉरेंसिक एनालिसिस संभव नहीं हो पाया। तो इसके बाद इन्होंने एक पूरी टीम लगाई, अपनी इन हाउस टीम, और जो बेंगलुरु पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है उसकी पूरी की पूरी जो लिस्टें थी, वोटर लिस्ट, उसको उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। और फिर उसका फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ, जो तमाम टेक्नोलॉजी एआई की और सब उससे, और उससे जो धमाकेदार खबर आई उससे आप भी चौंक जाएंगे। मैंने आपको पहले भी इशारा किया था, हजारों हजार वोट ऐसी आई हैं जो पता नहीं कहां से आई, कहां जुड़ी, क्या पते हैं। कोई पब है उसके नाम पे, कोई बार है उसके नाम पे, बेसिकली तो वो बिजनेस एंटिटीज है, और वहां पर तमाम वोटों के पते। और इस तरह की तमाम वोट कटने की भी और जुड़ने की भी, ऐसा हजारों वोटों का खेल बेंगलुरु में पकड़ा गया। तो अब इसकी शुरुआत क्या है? जैसा आपने कहा, 5 अगस्त को राहुल गांधी खुद जा रहे हैं वहां पर। पूरी सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ पहले वो सारे खुलासे करेगी कि क्या क्या फाइंडिंग्स है उस फॉरेंसिक एनालिसिस के, एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर एक बेंगलुरु में ये है तो आप सोचिए 543 में क्या किया गया होगा। इसीलिए जो रह करके जो फिगर्स नहीं मिलते ना, वोटिंग कितनी हुई और काउंटिंग कितनी की आपने, वो सारा खेल पकड़ा है। तो कहीं पर भी मैच थे, आपने देखा एडीआर ने किस तरीके से बहुत महीन विश्लेषण किया कि इतने वोट पड़े और गिन इतने दिए। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना भाई, जितने डालोगे उतने ही तो आएंगे वोट, तो नहीं फिगर कैसे चेंज हो सकती है? तो ये सारा खेल एक बात। बिहार, इसके बाद जो बेंगलुरु में होने वाला है 5 तारीख को, पूरी सरकार आपको सड़क पर दिखाई देगी, पूरी सरकार। क्यों? बेंगलुरु का जो खेल है उसका पूरा सामने, और उससे कैसे वो बदले जाते हैं चुनाव के परिणाम। आपने महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेहतर बताएंगे किस तरीके से कितने वोट जुड़े, कितने काटे, और उस सारे में सारी डायनेमिक्स बदल गई। और जो डेटा मैनिपुलेशन जिसको हम बताते हैं, साइंस है, उसके हिसाब से 89% स्ट्राइक रेट आपने महाराष्ट्र में दर्ज किया, जो इस देश के इतिहास, बीजेपी जो इस देश के इतिहास में भूतों ने भविष्य किया। ये बैकग्राउंड है इसकी। तो लोकतंत्र की लड़ाई अब राहुल गांधी के नेतृत्व में आपको सड़कों पर दिखाई देगी, जो उन्होंने आज बिल्कुल साफ साफ कहा। एटम बम क्या है? एटम बम है डेटा का मैनिपुलेशन। कहीं पर महाराष्ट्र मॉडल है जहां पर एन मास वोट जोड़े जाते हैं, एन मास वोट जोड़े, परिणाम आपने देख लिया।
वो चोरी पकड़ी गई। मध्य प्रदेश में भी ये खेल किया गया था। अब खबरें आ रही है कि एक घर में 200 वोट, एक घर में 250 वोट, हमने चर्चा भी की थी, खबर भी दिखाई, वो बाकायदा अखबार की क्लिपिंग्स दिखाई। बिहार में इनको जो फीडबैक आया कि मामला जम नहीं रहा है, और किसी भी सूरत में जैसे महाराष्ट्र में सरकार चाहिए थी, वैसे ही बिहार में भी सरकार चाहिए। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी महाराष्ट्र वाला मॉडल तो लागू कर नहीं सकते थे, तो वो एकदम 2003 मॉडल ले आए, 22 साल पुराना। और उस मॉडल को भी बताऊंगा, आपने अब तक सुना नहीं होगा। जब आपने कहा इस पर चर्चा करेंगे, तो मैंने इस विषय का जो सबसे विद्वान आदमी, रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर, आई स्पोक टू हिम बहुत डिटेल में, इन्होंने बताई पूरी कहानी, उस पर मैं आ रहा हूं। इन्होंने बिहार में क्या किया कि जब मामला जम नहीं रहा है तो विशेष पुनरीक्षण के नाम पर एन मास खेल करते, और ऐसा खेल जो भारत छोड़िए समकालीन विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में कहीं नहीं हुआ, वो खेल ये बिहार में कर लेता है। आज 1 तारीख का मत भूलिए, 1 अगस्त को, आज फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट आई थी। जोगेंद्र यादव ने उस पर बड़े बड़े लेख लिखे, सारे लिखे हैं। अब जो बात जो चुनाव आयुक्त महोदय ने मुझे बताई, उससे आपके और सारे दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरा वायदा आपसे, ध्यान से सुनिएगा एक एक। उन्होंने कहा चुनाव आयोग के डेटा, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ये सारे लोग बड़े लेवल के लोग हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ आशीष भाई बोलते हैं, तो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं वो कोट एंड कोट है। उन्होंने कहा कि बकौल चुनाव आयोग 7 करोड़ 23 लाख लोगों ने फार्म भरे, 30 से 40% ने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं, जो फील्ड रिपोर्ट है। 7 करोड़ 23 लाख में से फार्म भरे गए हैं, 30 से 40% में डॉक्यूमेंट नहीं लगाए। ये बात आपने फील्ड रिपोर्टिंग में अजीत अंजुम ने बताई, सारे अखबारों ने बताई, एक्सप्रेस ने बताई, तमाम। उन्होंने कहा कि जो लोगों ने कहा कि हमारा काम थोड़ी है कि हम कागज में, 23 अगस्त को सवाल ये, 31 अगस्त जो अब आएगी, आज तो फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ये फाइनल हो जाएगी 31 अगस्त को। तो उनका सवाल ये था कि जिन इन 30 से 40% लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, क्या चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत है कि वो 2 से 2.5 करोड़ लोगों के वोट काट देगा? सवाल था उनका कि 2 से 2.5 करोड़ का वोट काट देंगे क्या? दूसरा सवाल उन्होंने कहा, बहुत ही रेलेवेंट है, आज तक आपने सुना नहीं होगा चर्चा में। उन्होंने कहा कि 2003 का जब हमने SIR किया था, हमने किसी भी व्यक्ति की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की थी, एक की भी, सुनिएगा, एक की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की थी। क्या किया था? हमने इंटेंसिव रिवीजन किया था आशीष चित्रांशी के घर जाकर के कि आप फिजिकली वहां रहते हैं या नहीं। पुनरीक्षण ये था। तो वैसे में उसके बेसिस पे फिजिकल पुनरीक्षण हुआ था, घर घर जाकर। 2003 के बाद जो भी वोट बने हैं, जो भी एक सिंगल वोट बना है, वो ड्यू प्रोसेस से बना है। एक एक वोट, अगर आप जैसे मैंने अपने दोनों बच्चों का वोट बनवाया तो उनके सारे कागज देने पड़े, मैट्रिक की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, अब तो बर्थ सर्टिफिकेट आ गए, अपने टाइम में नहीं होते थे। 86-7 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट आ गए, अपने बच्चों के हैं अब। तो वो उन्होंने कहा कि एक एक जो वोट बना है 2003 के बाद, वो बाकायदा ड्यू प्रोसेस से बना है। उन्होंने इस कहा कि यदि ये लोग डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो क्या चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत है कि वो उनकी वोट काट देगा? ये बात चुनाव आयोग ने कोर्ट में नहीं बताई कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया। आपने सुप्रीम कोर्ट की सारी हियरिंग सुनी है, आप और मैं तो लाइव सुनते, कहीं ये जिक्र आया कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दी? आप क्या कर रहे हो? डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, लोग डॉक्यूमेंट दे नहीं रहे, और आप सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात को छुपा रहे हो। चोरी देखिए, इसके पीछे मंशा यह है। तो उनका कि छिपा क्यों रहे? उन्होंने कहा कि क्या 1 सितंबर को करोड़ों लोगों के नाम काट करके, उन्होंने कहा शब्द का उन्होंने 2 से 2.25 करोड़ नई लिस्ट छाप देंगे क्या? इतनी इनकी मजाल है। ये चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहा था ना, मैं आशीष चित्रांशी नहीं कह रहा, कोट एंड कोट है। उन्होंने कहा कि 24 जून को जो मतदाता सूची थी वो मानी जानी चाहिए, और उससे में जो भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन एज पर रूल है उसके तहत वो किया जाना चाहिए एज पर लॉ। इन्होंने क्या ड्रामा रचा है? 2003 की जिसको आप ऑथेंटिक मान रहे हो, उसमें कागज नहीं लिए गए थे। आपको बताया कि किसी ने, आपने सैकड़ों बहस कर दी, इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था, इस एड्रेस पे आप रहते हो, इस पर मैं रहता हूं, परिवार रहता है, नहीं रहता है। ये जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं आपको एक बात कहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस स्टेट में जाता है उसका स्वरूप बदल जाता है। जब वो महाराष्ट्र में आता है तो एडिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जब वो बिहार में आता है तो वो डिलीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। और वो किस लिए? किसी एक को जिताना है, किसी एक की मदद की जाएगी, डेटा मैनिपुलेशन के जरिए और बाकी सारे खेल के जरिए, और उसका कोई जवाब दावा नहीं, कोई वाली वारिस नहीं, कोई मकान वाली नहीं।
ये सारी की सारी चीज जो है, ये आपको अब तक इतना ब्लैक एंड व्हाइट में किसी ने नहीं कहा। तो बेसिकली सवाल क्या है, उसके बाद आज योगेंद्र यादव चूंकि वहीं पे डेरा डाले हुए हैं, आपको पता है, और अच्छे सेफोलॉजिस्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे सेफोलॉजिस्ट, वो लगातार ग्राउंड पे घूम रहे हैं, बिहार की लाइव रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने आज जो कुछ, उन्होंने 2 आर्टिकल लिखे, मैं चाहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों को दिखा। उसका आशीष भाई जो बोलू अभी ये आर्टिकल है, इसका अगर आप पहला ही पहरा पढ़ेंगे तो ये अंग्रेजी में है, चलो मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, और बहुत ही ब्रीफ, इतना बड़ा आर्टिकल हम ऐसे नहीं डिस्कस कर सकते। उन्होंने कहा कि पहले चरण के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आनी, और जो चुनाव आयोग ने अब तक का डेटा दिया है, वो डॉक्यूमेंट वाली बात हटा दीजिए, जो डॉक्यूमेंट नहीं दिए वो हटा दो आप, 30 से 40% तो वो है जिसका चुनाव आयोग महोदय ने जिक्र किया। वो ये कह रहे कि जो अब तक की जो चुनाव आयोग की जो रिपोर्टिंग थी इस पूरे मामले की प्रोग्रेस की, इसके ओपनिंग सेंटेंस में ये देखिए, तीसरी लाइन में 95.4 लाख एलिजिबल वोटर्स, ये लिखा है इसमें। मैं इसको हिंदी में बता रहा हूं, योगेंद्र यादव ने लिखा है ग्राउंड से जो बिहार में है, पहले चरण के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आनी है, 94 लाख वोटर कटने के का मामला आरंभिक सबूत सामने आ रहे हैं। 94 लाख वोटर इसमें आ रहे हैं। अभी जो डॉक्यूमेंट वाला अलग है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए वो 2 से 2.25 करोड़। उन्होंने कहा कि भारत के नहीं, दुनिया के चुनाव इतिहास में, समकालीन चुनाव इतिहास में ये सबसे बड़ी डिलीशन एक्सरसाइज, ये इस आर्टिकल का फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन। तो आप ये सोचिए कि इस जो चुनाव आयोग का मैंडेट है संवैधानिक, वो क्या है? इंक्लूसिव, ज्यादा से ज्यादा लोग, कोई समाज का आखिरी व्यक्ति पहाड़ पे, मरुस्थल में, कहीं पर भी आदिवासी जो एलिजिबल है 18 साल का, उसको वोट का अधिकार है। और उसको चुनाव आयोग, आपको पता है, एक वोट डलवाने के लिए कहां कहां बूथ बनते हैं। उसको छोड़ करके जो एग्जिस्टिंग वोटर है, जो लगातार 2003 से 2025 तक वोट डालते रहे हैं, उनसे कागज मांग रहे आप। ये कौन से कानून में लिखा? आप अपनी जो वोटर सूचियां हैं उनका शुद्धिकरण कीजिए, कोई रोक नहीं रहा आपको, लेकिन उसका एक ड्यू साइंटिफिक प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं कि आपको रात को सपना आया, सुबह आपने कह दिया कि मैं तो 8 करोड़ लोगों का ये करूंगा, ऐसा यार, ये आपके बस का नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, एक दूसरा आर्टिकल है, वो भी दिखाइएगा, जो असली खेल, ये हिंदी का एक आर्टिकल है, उसमें उन्होंने और भी इंटरेस्टिंग, ये देखिए, बिहार में बांग्लादेशी वोटरों का शगुफा। इसमें उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा है कि पिछले 11 साल से इस देश में शगुफे चल रहे हैं। तो अब यहाँ क्या है स्थिति आशीष भाई, कि बिहार के अंदर इनकी जो समस्या है वो सीमांचल की है। सीमांचल के अंदर मुस्लिम वोट ज्यादा है, और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मुस्लिमों का बहुमत भी है। तो चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि वोटर लिस्टों के जो पुनरीक्षण का काम है असल, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है। सूत्रों से आया था ना, आपने देखा होगा। तो अगर आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप नहीं कर पा रहे हो और आपको सीमांचल से प्रॉब्लम है, तो आपने पूरे बिहार के 8 करोड़ लोग कहां के पुनरीक्षण किया भाई? जहां पे शक है वहां कर लेते। तो पूरी की पूरी मंशा डाउटफुल है, पूरे का पूरा इसके पीछे लक्ष्य क्लियर है, जैसा महाराष्ट्र में क्लियर था। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद चोरी पकड़ी गई, यहां पहले पकड़ ली गई। तो अब हाथ पैर फूले हुए, दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। और जो एक महत्वपूर्ण सवाल जो इनिशियल चर्चा में आना चाहिए, ये लड़ाई सड़क पे क्यों आ रही है, ये समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र में चोरी पकड़ी गई, कांग्रेस ने वहां के सीईओ को चिट्ठी लिखी, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठियां भी लिखी और जाके भी दी कि भाई हमें आप डिजिटल लिस्ट दे दीजिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आज तक वो लिस्ट मिली थी, छोड़ दीजिए। बिहार में एसआईआर ऑर्डर कर दिया, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? तारीख पे तारीख, जैसा कि होता है। तो यहाँ पे अपील दलील देखिए, कहां जाऊं मैं? चुनाव आयोग में गया, उन्होंने हाथ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां हाथ नहीं दिया। और आज की ताजा खबर और बता दो, 21 तारीख से और आज 1 अगस्त आ गई, 21 जुलाई को सेशन शुरू हुआ था। कोई दिन बताइए जिस दिन पूरे विपक्ष ने संसद के अंदर मांग ना की हो कि साहब एसआईआर पर चर्चा करेंगे। आज हर रोज सारा विपक्ष सुबह जल्दी आता है, 10:30 पौने 11 बजे, पूरा संसद परिसर के अंदर दिल्ली सरकार से अंदर भी मांग करते हैं, बाहर भी करते हैं। तो चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहा, अदालत में आपका जो कुछ हो रहा है, और संसद के अंदर जो स्थिति। तो आज सारे विपक्ष ने एक चिट्ठी लिखी है लोकसभा के स्पीकर को, वो भी दिखा दीजिए, मैंने भेजी है। उस चिट्ठी में साफ साफ रिक्वेस्ट की गई है कि साहब हम विशेष पुनरीक्षण याचिका जो प्रक्रिया चल रही है,
इसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। ये देखिए, ये आज की चिट्ठी है 1 अगस्त की, और ये संयुक्त विपक्ष की चिट्ठी है। तो आप कल्पना कीजिए, आप कहां लोकतंत्र को ले आए हैं। चुनाव आयोग आपकी नहीं सुनता, कोर्ट में जो कुछ होता है वो हो रहा है, संसद के अंदर। और संसद में कह क्या रही है सरकार, आपको पता है? सरकार ये कह रही है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी प्रक्रिया पे आप क्या चर्चा करोगे, हम नहीं कराते, कर लीजिए, आप क्या करेंगे। तो विपक्ष क्या करे? तो विपक्ष वो करने जा रहा है जिसकी सारे के सारे भक्त और सारा जो ये आपका गैंग है, कीर्तन मंडली जो आपकी मोदी जी की, आपकी IT सेल और फ्लाई, ये क्या कहते थे कि सड़कों पर क्यों नहीं आते। तो अब वो समय आ गया है कि सारा विपक्ष लोगों के मुद्दे पर जन आंदोलन के तौर पर सड़कों पर आने वाला है। उसका पहला झलक आप 5 अगस्त को देखेंगे, और सेकंड झलक उसके बाद आपको बिहार में लगातार विपक्ष सड़कों पर दिखाई देगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, या महागठबंधन बंधन के सारे नेता हो। तो इस मोड़ पर ले आए हो आप लोकतंत्र को कि यहां पर मुख्य विपक्षी दल का भी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। और ताजा खबर यह भी है कि राज्यसभा के अंदर पहली बार कल और आज CISF देखी गई। CISF, ये सब तो अभी शुरुआत है हेमंत भाई। जो आपने एक बात कही ना कि चोरी पकड़ी गई, महाराष्ट्र में बाद में, बिहार में पहले, यहीं से सवाल शुरू होता है कि चोरी तो पकड़ी गई, लेकिन चोर इतना ढीठ है, इसे चोर और चोरी कहना, चोर और चोरी दोनों को अपमानित करने के बराबर है। ये चोर नहीं है। चोर क्या होता है? चोर हमेशा छुप करके आता है, छुप के आता है, चोरी करता है और अंधेरे में रफू चक्कर हो जाता है। लुटेरे और डकैत क्या करते हैं? वो असलहा समेत आते हैं, घर में घुसते हैं, परिवार को पीटते हैं, कूटते हैं, उसी में एक आध की हत्या भी करते हैं, पूरा जो है वहां से माल इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर डंके की चोट पर फायरिंग करते हुए अगल बगल लोगों को धमकाते हुए कि कोई इधर देखेगा उधर देखेगा तो उसका भी यही हश्र होगा टाइप, और निकल जाते हैं। यहां चोरी पकड़ के क्या करेंगे आप? बेंगलुरु से शुरू हुआ, राहुल के एटम बम से शुरू हुई चर्चा ना, उसमें खबर तो मैं भी पड़ताल कर रहा था तो यहां तक मिली कि 60 और 65 साल के ऐसे मतदाता उस सूची में नजर आए जो फर्स्ट टाइम वोटर थे। यस फर्स्ट टाइम मैं दर्शकों को बताऊं, आप सोचिए, जब मतलब क्यों सोचिएगा कि कैसे चल रहा है। 60-65 साल की उम्र में उनका जो है, जो वो ऐड किए गए मतदाता सूची में, उनकी उम्र 60-65 साल थी, किसी की 60, किसी की 65, किसी की 68, और वो फर्स्ट टाइम वोटर थे। गांव में गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े इलाके में आप चले जाइए, ऐसा नहीं है कि मतदाता मतलब खुद को वोटर बनाना है, वोट देना, इससे अवेयर ना हो आदमी। वो सबसे अनअवेयर हो सकता है, लेकिन मतदान के अधिकार से इस देश में कोई अनअवेयर नहीं है। वो कौन से लोग थे 60-65 साल की उम्र में ऐड ऑन हुए? दूसरी बात, आपने एक पूर्व चुनाव आयुक्त की बात की, वो हम नाम यहाँ पे किसी का नहीं लेंगे, लेकिन मैं सच बताऊं तो आपने जिससे भी बात की वो बहुत भोले शरीफ इंसान हो। पहले वही होते थे, लोकतंत्र के प्रति समर्पित होते थे। हमने कई बार चर्चा में, जब शुरुआत से मैं चर्चा शुरू किया इस पर, SIR पे, इस बात को कई बार मैंने हाईलाइट किया। जब वो आता था ना इलेक्शन कमीशन का कि आज 37% जो है फॉर्म आ गए वापस, आज 47 आ गए, तो हम आप किए हैं चर्चा, हम भाऊ किए हैं, मैं इसको अंडरलाइन किया कई बार कि इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े जारी कर रहा है उसमें कितने फॉर्म वापस आ गए ये जारी कर रहा है, कितने परसेंट डिजिटाइज्ड हो गए ये भी जारी कर रहा है। यानी डिजिटाइज्ड आप जब कर रहे हो तब तो आपको पता होगा कि कितने फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट है और कितने के साथ नहीं है, ये आपको पता होगा। लेकिन ये कॉलम क्यों गायब किया है कि कितने, उसमें ये भी कर देते ना कि अनडॉक्यूमेंटेड डिजिटाइज्ड फॉर्म कर देते एक लाइन में। वही तो नहीं बताना है, वही नहीं बताना है, बिल्कुल स्पष्ट। मैं सब दर्शकों को कहूंगा, कभी भी हम पर यकीन नहीं करिए, क्रॉस चेक करके आइए। ये MIB वाले कहते हैं ना हम भ्रामक खबर फैलाते हैं, हम तो वो आदमी है जो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारी भी खबर आप तब मानिएगा जब अपने तर्कों के, तथ्यों की कसौटी कसिएगा, और क्रॉस चेक अगर आपको यकीन न हो, डाउट हो, तो क्रॉस चेक जाकर करिए।
हम कहीं गलती है तो हमको सुधार करिए, इंसान है, हो सकता है कभी गलती कोई निकल गया हो। एक दिन एक गलत चीज निकली थी, हेमंत जी ने उसको रेक्टिफाई करके तुरंत बोला कि हमने कल बोलने में ये चीज गलत बोल दी थी। तो हम लोग ऐसा नहीं, इंसान है। लेकिन ये कहते हैं क्रॉस चेक करिए, कि आप क्रॉस चेक करिएगा, रोज आया कि इतने परसेंट फॉर्म आए, इतने परसेंट डिजिटाइज्ड हो गए, लेकिन ये कहीं नहीं आया कि डॉक्यूमेंट के साथ कितने फॉर्म आए जो डिजिटाइज्ड हुए, इसी को छिपाया है। मैं फिर एक बात कहूं, अंदाजा है 94 लाख का, तो अभी ही कह दिया है योगेंद्र यादव ने। और जो आपकी बात हुई कि 30 से 40% बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा हुए हैं, ये अंदाजा करीब करीब हम सबको था, सब लोग जो पर्सनल बातचीत में, कि भाई बिहार में स्थिति है, चाहे वो मैट्रिक का वाला मामला हो, चाहे जो, इतना है कि 30-40% नहीं आएंगे डॉक्यूमेंट के साथ। असली बात क्या है कि ये आपको और हमें बताएगा कौन कि कितने फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ आए हैं, कितने नहीं आए? कौन बताएगा? जो चुनाव आयोग इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी को डिजिटाइज्ड, मतलब डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दिया, अदालत में मामला चला गया। डिजिटल वोटर लिस्ट देने में 2 रुपया खर्चा नहीं था। कम से कम अगर हियरिंग का वकील को कितना पे कर रहे हैं, ये भी आंकड़ा नहीं सामने आ रहा है, लेकिन वो वोटर लिस्ट ना देना पड़े, इस चक्कर में मैं अंदाजा बताऊं तो 50 लाख रुपया हो सकता है, 1 करोड़ में हो, वकील की फीस भर चुके होंगे। लेकिन वो डिजिटाइज्ड वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दिया। जिसने वो नहीं दिया, वो ये बताएगा कितने भाई की पब्लिक कर दे रहे हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स आए नहीं आए हैं। अब यहीं पर होगा वो असली खेल, जो नहीं कमल का फूल कीचड़ में लौटने जो तैयार नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट नहीं आया है। और जो कीचड़ में दिन रात लौटेगा, नाक मुंह सब उसी में लपेट लेगा, उसका डॉक्यूमेंट आया है। अब आए चाहे ना आए। और इसके लिए होमवर्क, पन्ना प्रमुख, डायरी प्रमुख, रजिस्टर प्रमुख, इतने ही हैं इसके लिए, उन्होंने रिसर्च कर रखी है। तो अंतिम नतीजा, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि अंतिम नतीजा तय है। इतना ड्रामा किया गया है, उस अंतिम नतीजे को जो है वैलिडिटी का कपड़ा पहनाने के लिए, कपड़ा पहनाने के लिए बेसिकली इतने दिन से एक दर्जी काम कर रहा था, वो कपड़ा सिल रहा था और कपड़ा पहना रहा था। बहुत चिंताजनक है ये स्थिति। और चुनाव आयोग का रवैया बेशर्मी से, मैंने शुरू में कहा था, मैं हेमंत भाई आखिर में बता दूं फिर आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। मैंने कहा था 18,000, 2022 के चुनाव की बात है, ये एक्सपेरिमेंट पहले से चल रहे हैं। 2022 में अखिलेश यादव ने चुनावी नतीजों के बाद, जब विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक स्टेटमेंट दिया कि समाजवादी पार्टी के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया, एक समुदाय विशेष का नाम काटा गया, ये बयान दिया। चुनाव आयोग भभकी भी देता है, ये वो है ना कि जैसे भभकी देंगे अगर आप वैसे बयान देंगे, और जब आ जाएंगे आप सामने तो ये सब बिल में घुस जाएंगे। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया, हेमंत भाई, मैं इंफॉर्मेशन, नोटिस जारी किया, कहा आपने कैसे कहा? अखिलेश यादव ने 18,000 मतदाताओं के, जिनके नाम कटे थे मतदाता सूची में, उनके डिटेल जो है पूरा फाइल बना के चुनाव आयोग को भेज दिया कि ये 18,000 नाम है, अब तुम बताओ। 2022 सनद रहे और 2025 तब से डकार नहीं लिए सब अखिलेश यादव तरफ मुंह करके। ये है इतनी ढिठाई अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाएं करने लगे तो संविधान का वही कह दो फिर राम नाम सत्य है। हेमंत भाई कुछ बचता है फाइनली? नहीं आशीष भाई, देखिए बहुत ही क्राइसिस और क्रिटिकल सिचुएशन में जो ये चुनाव आयुक्तों ने जहां पर पहुंचा दिया है देश को, विद ए वेरी हैवी हार्ट आई हैव टू से दिस, कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा और जब बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो वही होगा जो आपके सामने। और मैं रह रह करके आपको कहता हूं कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया था, ये सारे खेल वहां से शुरू हुए। तो आप सोचिए, गंभीरता से सोचिएगा ठंडे दिमाग से, कभी ये चर्चा मिली थी? नोटबंदी जैसे बड़ा क्राइसिस देश में छोड़िए, पूरी दुनिया में कहीं देखा हो आपने? जो सारा ही देश लाइन में ही खड़ा कर दिया बात ही खत्म। उसके बाद कोविड जैसा सारे का सारा जो मिसमैनेजमेंट, जो लॉकडाउन, और जहां चुनाव हो वहीं भाजपा की सरकार।
जहां भाजपा का कोई नाम लेवा ना बचे, जहां मुख्यमंत्री बदलने पड़े, जहां रात मुख्यमंत्री जो था उसके नाम पोस्टरों से हटाने पड़े, जहां उसकी हाँ। जनसभाओं की रोक लगाई जाए, वहां इनकी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। और कहीं कोई आयोजन नहीं, कहीं कोई विजय पर्व नहीं, कहीं कोई जुलूस नहीं, सरकारी खर्चों पे रोडवेज की बसों के जरिए भीड़ जुटा करके मोदी जी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह कितने राज्यों में हो रहा है। मध्य प्रदेश का रिजल्ट याद है आपको, छत्तीसगढ़ का याद है, राजस्थान का याद है, हरियाणा का। कहीं आपने विजय उत्सव देखा? एक जुलूस बताइए मुझे। पूरे महाराष्ट्र में भाजपा चुनाव जीत की, सरकार बना ली, 89% स्ट्राइक रेट है। एक विजय जुलूस का फोटो दिखा दीजिए, दिखाई। उड़ीसा में सरकार बना ली। ये जो जितना भी कुछ ना, राहुल गांधी की ये भाषा नहीं है जो आज आपने भाषण दी कि हम छोड़ेंगे नहीं रिटायरमेंट के बाद। इसका मतलब समझ लीजिए आप कि कंक्रीट चीजें हैं। ये चुनाव आयोग, भाई क्या क्या चीजें होती है आपके पास? जो तरीका है लोकतंत्र के अंदर, सबसे पहले चुनाव आयोग गए, वहां नहीं सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां सुनवाई नहीं। पार्लियामेंट जा रहे हैं, वहां सुनवाई नहीं। तो एक ही ऑप्शन बची सड़कों पर, तो अब सड़कों पर तो आगे। इससे जो मास, अच्छा आमतौर पे क्या होता है कि बहुत सारे मुद्दों पे आप नहीं आएंगे, बहुत सारे मुद्दों पे मैं नहीं आऊंगा। ये तो एक ऐसा मुद्दा है जहां हर आदमी का लोकतांत्रिक अधिकार इन्वॉल्व है। तो जितनी मोबिलाइजेशन होगी वो आप समझ लीजिए, वो एटम बम नहीं, एटम बम न्यूक्लियर फिशन से बनता है, उसमें टूटता है एटम। हाइड्रोजन बम फ्यूजन से बनता है। ये फ्यूजन। जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, ये फ्यूजन की है। ये राहुल गांधी ने जो कहा एटम बम इज फिशन, टूटता है, फ्यूजन में जुड़ता है। ये मुझे लगता है कि ये एटम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम हो सकता है अगर इसमें मास मोबिलाइजेशन विपक्ष कर पाए तो। और मान के चलिएगा, राजीव कुमार छोड़िए, ये पूरा तंत्र मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। ये सच्चाई तो कभी ना कभी आएगी सामने कि ये क्या क्या क्यों नहीं होता। और इसीलिए आपको वो डिजिटल लिस्ट नहीं मिल रही है, वोटर लिस्ट। नहीं तो आपका नैतिक अधिकार है, चुनाव आयोग के अंदर व्यवस्था है कि वोटर लिस्ट दी जाएगी सभी पार्टियों को, जो भी रिकग्नाइज्ड पार्टी है उनको, पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी। और अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो आपकी मंशा संदिग्ध है। और दाल में काला छोटा शब्द है, पूरी दाल ही काली है जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है। देर सवेर इसका पिटारा खुलेगा। और जो आपने उनकी नियुक्ति के कानून में जो लगवाई है ना, वो जो इम्यूनिटी दिलवाई है, उसको ढूंढते रह जाएंगे आप। ये सारा एक्सपोज होगा और नीचे से ऊपर तक पूरा पता लगेगा कि इस देश के लोकतंत्र का क्या किया गया था। किसी समय पर ये बात बहुत दूर नहीं है मुझसे। चलिए इजाजत दीजिए हमें। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिएगा, मैं फिर अपडेट इस पर लेकर के आऊंगा। और बस हमें न्यायपालिका से बड़ी निराशा है। जब संवैधानिक कोई भी संस्था ऐसी मनमानी करने लगे, ऐसी ढिठाई और बेशर्मी पे आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट भी, न्यायपालिका भी खामोशी से देखती रहे और देखे ना, उसको तारीख पर तारीख लगा करके संरक्षण, चाहे वो इनडायरेक्टली संरक्षण हो, इसे मैं कहूंगा संरक्षण देने का काम करे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, जनता सर्वोपरि है। अगर जनता चाह जाएगी तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये कोई निर्वाचन सदन और कोई जो सोच ले कि ना हमको इम्यूनिटी है, इस देश की 140 करोड़ जनता के आगे किसी की इम्यूनिटी नहीं है। कोरोना कोरोना को इन्होंने इम्यूनिटी से ही भगाया। कोई वैक्सीन नहीं, इम्यूनिटी 140 करोड़ की इम्यूनिटी थी, कोरोना भगा दिया था। तो जब इनकी इम्यूनिटी से टकराओगे तो बाकी कोई इम्यूनिटी नहीं रह जाएगी। इजाजत दीजिए, फिर आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।